साइंस के एग्जाम में आज से सिर्फ और सिर्फ 30 डेज ही बचे हैं और जिसको देखो बस वो एक ही बात कह रहा है कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो लास्ट के 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर कर लो और तुम लोग पास हो जाओगे। तू पास हो जाएगा। यार मुझे एक लॉजिकल आंसर देना और बड़ा सोच समझ के जवाब देना। मान लो तुम प्रीवियस ईयर करके गए और एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया, क्या वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होगा? तो आंसर है नहीं। कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? यार इसका मतलब साफ है कि प्रीवियस ईयर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे लिए कॉन्सेप्ट। बच्चों आज पूरे दिल से बता रहा हूं, ये लेक्चर पूरे 70 डेज के बाद अपलोड हो रहा है। पूरे 2.5 महीने से इस सीरीज पे काम हो रहा था, क्योंकि जब ये लेक्चर अपलोड होंगे एग्जाम टाइम पे तो मैं बस ये चाहता था कि बच्चे का एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो वो एग्जाम में ये कह दे कि मैं पढ़कर नहीं गया, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ तेरा नहीं है, इस बार तेरे भैया का भी है। हेलो नन्ही जान, कैसे हैं आप सब? तो मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। तो बच्चा लोग, आज हम क्लास 10 की सीरीज का एक नौवां चैप्टर लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। तो कहने का मतलब आज क्लास 10 की सीरीज का नौवां चैप्टर होने जा रहा है, आवर एनवायरनमेंट 9th चैप्टर। ठीक है, तो एक काम करेंगे, इस चैप्टर का फटाफट से रैपिड रिवीजन लगाएंगे और पूरा चैप्टर 20 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे बताऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब भैया मेरे से ना बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही है कि भैया हमें लाइट चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। मानता हूं यार कि लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें बताता हूं रियल प्रॉब्लम क्या आई। रियल प्रॉब्लम ये आई, लाइट चैप्टर बहुत पहले ही रिकॉर्ड हो गया था। ठीक है, बच्चों ने बोला मुझे रिवीजन करना है, मैंने कहा चलो रिवीजन तो करा देते हैं। लेकिन जब मैंने उसको रिकॉर्ड करा तो मैंने एक चीज नोटिस करी यार, कि उसमें ना रिवीजन में वो पूरा चैप्टर एक साथ कराना पॉसिबल नहीं है। रिवीजन में कैसे रिवीजन हो तो जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि 12 मिनट में रिवाइज करा दे। तो 12 मिनट में अगर मैंने रिवीजन कराने की सोचा भी तो उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं फॉर्मूला बता पाऊंगा, और फॉर्मूला अगर बता दिए, कॉन्सेप्ट बता दिया थोड़ा थोड़ा, तो उससे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। तो यार मच बेटर है कि टेंशन मतलब डालूंगा तो सही, लाइट चैप्टर पूरा अपलोड तो करूंगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि या तो आज का समय लग जाए, कल का समय लग जाए। तो मैंने एक बेटर स्ट्रेटेजी सोची है। बेटर स्ट्रेटेजी ये सोची है कि एक काम करते हैं, लाइट के 3 पार्ट बनाते हैं। पहला मिरर का बना देते हैं, दूसरा लेंस बना देते हैं और तीसरा रिफ्रैक्शन। उससे क्या होगा, दिमाग पे टेंशन भी नहीं आएगी, पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो यही काम करेंगे, मच बेटर है ना। तो टेंशन मत लो यार, मुझे पता है यार लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कराऊंगा ही कराऊंगा, घबराओ मत। या तो आज शाम को, नहीं तो कल तो कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, पहले लाइट का वो वाला पार्ट डाल देंगे। कौन सा वाला? मिरर वाला पार्ट। तो मिरर वाला पार्ट निपटाएंगे पहले, एक एक पार्ट कराऊंगा। पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसमें ना हो नहीं पाएगा और पॉसिबल भी नहीं है यार। अगर वो मैंने करा दिया 10-12 मिनट में करा दिया तो मेरी तरफ से ना फिर वो ईमानदारी नहीं है, उसको मैं अपनी तरफ से समझूंगा मैंने बच्चों के साथ ईमानदारी कर दी, वो चीज़ सही नहीं है यार। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे करनी नहीं है बिल्कुल भी। पूरा कराऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कराऊंगा पर पूरा कराऊंगा। चलो अभी शुरू करते हैं। कौन सा? आवर एनवायरनमेंट। देखना आवर एनवायरनमेंट में क्या समझना है। तो देखो भाई, आवर एनवायरनमेंट में सबसे पहले आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। बेटा जो भी तेरे आसपास है, हवा, पानी, धूल, मिट्टी, वो नहीं समझ आया, किताबें, पेन, वो सब, सबको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट बोलेंगे। तो जो भी चीजें नन्ही जान तेरे सराउंडिंग में है उनको क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब अगला आता है व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम क्या होता है, हमारे पास 2 चीजें होती है, एक होती है एबायोटिक, दूसरी होती है बायोटिक। डांस करके नहीं दिखा रहा, एक होती है एबायोटिक, दूसरी कौन सी होती है? बायोटिक। ठीक है, कहीं वो जिंगल वाला हु वाला डांस समझ लो, चिंचन वाला वो वाला नहीं है। तो एक होती है हमारे पास बायोटिक और एक होती है हमारे पास एबायोटिक। तो एबायोटिक में क्या आता है? हवा, धूल, पानी, सनलाइट, फलाना ढिमकाना, सारी चीजें। बायोटिक में क्या होता है? जितनी भी जिंदा चीजें होती हैं सारी बायोटिक में आती हैं। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि मान लो बाहर सर्दी पड़ी, तो मैंने क्या करा, मुझे ठंड लग रही है, वो बहुत जोर से ठंड लग रही है, तो मैंने क्या करा, अपने आप में स्वेटर पहन लिया। एकदम से क्या हुआ, बाहर गर्मी हो गई। जैसी गर्मी हुआ मैंने क्या करा, ऐसे स्वेटर उतार के फेंक दिया। तो बाहर वाला हमारी जो बायोटिक है उस पर इंपैक्ट डाल रहा है। ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो भी चेंज होता है साला इसमें चेंज आ जाता है। इसी इंटरैक्शन को बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में बेसिकली क्या होता है बेटा, जो नॉन लिविंग बींग्स होते हैं वो लिविंग बींग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम मेरे पास 2 टाइप का है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम वो है जो भगवान ने बना के भेजा। कौन कौन सा भेजा? भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे के साथ नहीं भेजा है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? एक है टेरेस्ट्रियल और दूसरा कौन सा है? एक्वेटिक। याद रहेगा कि नहीं आएगा? टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड पे चलता है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। मैं जानता हूं ये ग्रासलैंड कैसे दिखते हैं, दिखाता हूं।
अगला कौन सा है? एक्वेटिक। तो एक्वेटिक में क्या आता है? पॉन्ड्स आते हैं, लेक्स आती हैं, रिवर आती हैं एंड फ्रेश वाटर आते हैं। अब आर्टिफिशियल में क्या आता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो है जो इंसानों ने खुद बनाया। तुमने एक्वेरियम देखा है? एक्वेरियम जिसमें मछली जल की रानी है ना, जीवन उसका पानी है, वो देखा है? ऐसे एक छोटा सा तालाब सा बना लेते हैं घर में, छोटा तालाब सा, कांच का ऐसे बाउंड्री बना देते हैं, उसमें मछली छोड़ देते हैं, छुटकी छुटकी मछली छोड़ देते हैं, फिर पानी भर देते हैं और वो झन 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 तैरती हुई नजर आती हैं और उसी में ऐसे बुलबुले छूट रहे होते हैं एयर के, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। ठीक है, बहुत सारे डेकोरेशन के पर्पस से यूज करते हैं एक्वेरियम को, याद रखना है ऐसा कुछ होता है। भाई तू मत अटका कर बार बार। चलो अब आगे चलते हैं। देख लो मेरे भाई, इसको बोलते हैं ग्रासलैंड, इसको बोलते हैं जंगल, इसको बोलते हैं रेगिस्तान, डेजर्ट। आई बात समझ में? चलो भैया आगे चलते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं बेटा? इकोसिस्टम के बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कौन सा है? एबायोटिक, और दूसरा कौन सा है? बायोटिक। अब देखो एबायोटिक में क्या आता है? सूरज की किरणें, पानी, हवा, गर्मी, सॉइल, मिनरल्स और बाहर का क्लाइमेट, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे एबायोटिक। अब देखो बायोटिक में क्या आता है? बायोटिक में मेन तीन चीजें आती हैं। पहली आती है प्रोड्यूसर, दूसरी आती है कंज्यूमर और तीसरी आती है डिकम्पोजर। देखो प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर वो है जिसने पैदा करा, कंज्यूमर वो है जिसने खाया, और डिकम्पोजर वो है जिन्होंने उसको साफ कर दिया मगा साइड में, इसको बोलते हैं डिकम्पोजर। बात क्लियर है? अब देखो, तो प्रोड्यूसर में कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। अब इस खाने को कोई ना कोई तो खाएगा ना, ऐसा तो नहीं खाना वेस्ट हो जाएगा, तो खा ही लेते हैं। तो कंज्यूमर क्या है? तीन तरीके के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? फोटोसिंथेसिस से खाना बनाया, उसको किसने खाया? ग्रीन प्लांट को, डियर ने। अब सेकेंडरी कंज्यूमर में जो डियर है उसको कौन खाएगा? लोमड़ा। लोमड़ा लोमड़ा का मतलब लोमड़ी, फॉक्स खाएगा। उसका टर्शियरी कंज्यूमर, इस लोमड़ी को कौन खाएगा? टाइगर, शेर खाएगा। शेर खाएगा, समझ में आया? अब शेर को, जब शेर का बूढ़ा समय आ गया, शेर बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब शेर है वो भाई, है ना, टाइगर है तो शेर नहीं, टाइगर क्यों, क्या, चीता, चीता। तो हमारा चीता है, अब ये इंतजार कर रहा है कि चीता, तो टेंशन मत ले, है कितना इतना था, लेकिन ये क्या करेगा? हमारे चीते को खाएगा, चीते को खाएगा, याद रखना। तो देखो दांत दिखा रहा था, अभी से दांत दिखा रहा है, चीते का खाएगा। अच्छा ठीक है, तो वो कौन कौन से जो चीते को खाते हैं? बैक्टीरिया है, फंगस है और अर्थवॉर्म है। तो ये क्या करते हैं? इस तरीके से हमारी चीजों को कंज्यूम करते हैं। आई बात समझ में बेटा? खुबड़िया में। ओके, अगला देखो फूड चेन एंड फूड वेब क्या होता है। देखो फूड चेन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। और आसान भाषा में बोलता हूं, खाने का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कहलाता है फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे सूरज देवता जी ने, सूरज मामा ने क्या बनाया रे? सूरज मामा ने बनाया हमारे लिए सनलाइट। सनलाइट को पकड़ा प्लांट ने, प्लांट्स ने क्या करा? इससे खाना बनाया, उस खाने को खाया ग्रास ऑपर ने, ग्रास ऑपर को खाया मेंढक बाबा ने, मेंढक बाबा को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने, और ईगल वापस से जब मौत हो गई उसको चला गया डिकम्पोजर्स के थ्रू जमीन में। बात समझ में है कि नहीं? इसको बोलते हैं फूड चेन। तो फूड चेन में खाने का ट्रांसफर हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। यार एक बात बता, ये फ्रॉग जो है ये यार बोर नहीं हो गया बार बार ग्रास ऑपर खा खा के? यार एक ही स्वाद, एक ही स्वाद, एक तो हरा सा है, वैसे दिखने में था गंदा सा है, इसी को खाए जा रहा हूं, खाए जा रहा हूं, खाए जा रहा हूं, क्या ही टेस्ट आ रहा होगा इसमें? ना तो इसमें चटनी दे रहा है, ना म्यूनिस दे रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हुआ क्या, फ्रॉग जो था ना, ये जो फ्रॉग है, याद रखना कि ये भी बेचारा बोर हो जाता है एक ही ऑर्गेनिज्म को खा खा के। तो अब एक बात बता रहा हूं, पूरे खोपड़ी में बिठा लेना। मान लो अगर मैंने यहां से ये ऑर्गेनिज्म पूरा हटा दिया, क्या फ्रॉग अब ग्रास हॉपर को खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। इसका मतलब अब फ्रॉग की क्या होने लगेगी? धीरे धीरे मौत होने लगेगी। और फ्रॉग की मौत हुई तो स्नेक की मौत हो जाएगी, स्नेक की मौत हुई तो हमारी ईगल की डेथ हो जाएगी, ईगल की डेथ हुई तो हमारे डिकम्पोजर तो ऑटोमेटिक खत्म। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे एक लेवल पे डिस्टर्बेंस हुई तो बेटा पूरी फूड चेन अफेक्ट हो जाती है। बात क्लियर है कि नहीं है? बट अभी मैंने क्या बताया, ये बोर नहीं हो जाएगा बार बार एक खाने को खा खा के। इसका मतलब ये एक खाने पे डिपेंड नहीं है। तो याद रखना ये हमारी कैसी होती है? लेस रियलिस्टिक होती है। ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही टाइप के खाने को खाएगा, बहुत तरीके के खाने को खाता है। इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो सिर्फ एक ही रास्ते में हो रहा है, देखो इस तरीके से। तो याद रखना इसको बोलते हैं फूड चेन। अब आते हैं फूड वेब पे। मैंने क्या बताया? एक ही खाने को खा खा के बोर हो गया। तो देखो ये जो चूहा है, इस चूहे को कौन कौन खाता है? इस चूहे को उल्लू भी खाता है, समझ रहे? उल्लू भी खाता है। इस चूहे को कौन खाता है? ये लोमड़ी भी खाती है। इस चूहे को कौन खाता है? ये ईगल भी खाती है। तो कहने का मतलब चूहा अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए भोजन की तरह काम कर रहा है। इसको बोलते हैं पूरे बेचारे चूहे की बुरी कर रखी है। इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं होगा, साले को जो मिल रहा है वही खा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना, तो इस चूहे को हर कोई खा रहा है, इसको बोलते हैं फूड वेब। तो फूड वेब में एनर्जी का ट्रांसफर बहुत सारी फूड, या फिर ऐसा समझना कि फूड वेब में
इंटरकनेक्शन हो जाता है किसका, फूड वेब का। बहुत सारी फूड चेन आपस में जब जुड़ जाती हैं तो बनाता है फूड वेब। ये मोर रियलिस्टिक है, ठीक है। अगर इसमें मान लो कि जैसे चूहा खत्म हो या फिर मान लो ये ईगल खत्म हो गई या कुछ भी ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया तो वो अपना फूडिंग हैबिटेट चेंज कर देता है। फिर ये क्या करेगा, ये मेंढक को खाना शुरू कर देगा, तो फिर मेंढक को टारगेट बनाएगा। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगी पूरी फूड वेब, हमारी जो वेब है वो पूरा अफेक्ट नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पे मल्टीपल पाथवेज होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म पे हमारा ये डिपेंड रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं है। अगला आता है हमारे पास ट्रॉपिक लेवल। देखो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म को एक रैंक दी गई है, उसी को बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। फॉर एग्जांपल समझना, जो हमारे लिए खाना बनाते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, तो उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर, और उनको बोला गया ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट। जैसे हमारी होती है ना क्लास 1 में टॉपर, ऐसे बोलते हैं टॉपर, तो वो टॉपर नंबर 1, ऐसे यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल 1, ये टॉपर्स हैं। उसके बाद आता है ट्रॉपिक लेवल 2, कौन आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर आता है ट्रॉपिक लेवल 3, फिर कौन आता है, ट्रॉपिक लेवल 4, फिर कौन आती है, ट्रॉपिक लेवल 5। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या बनाई हुई है, रैंक्स बनाई हुई हैं, और उन रैंक में हमने ऑर्गेनिजम्स को रखा हुआ है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। समझे नहीं समझे। तो देखो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं प्रोड्यूसर, जो खाना बनाते हैं, उसमें प्लांट और एल्गी को रखा गया। सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आता है प्राइमरी कंज्यूमर, जिसमें हमने डियर को, ग्रासहॉपर को रखो। फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर में किसको रखा है, फ्रॉग को और लिजार्ड को रखा है। फिर आता है टर्शियरी कंज्यूमर, जो इनको भी खाते हैं, उसमें हमने किसको रखा है, ईगल और लायन को रखा है। तो इस तरीके से हमने ट्रॉपिक लेवल बनाई हुई है। आई बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलो अब आता है 10% लॉ। देखना भाई 10% लॉ बहुत सिंपल है, एक बार में समझ में आ जाएगा। पूरे होश में सुनने की कोशिश करना कि ट्रॉपिक लेवल एक्चुअल में होता क्या है और 10% लॉ किस तरीके से इससे लिंक है। अरे यार ये और अटक जाता है, पता नहीं क्या समस्या है। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट। चलो शुरू करते हैं। देखो तो हुआ क्या, मान लो हमारे पास ये क्या है, हमारा ये एटमॉस्फेयर है। ये क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेयर। बीच में हमारे पास एक पेड़ लगा है, यहां से सूरज की किरणें आ रही है, सूरज की किरणें। मान लो यहां से सूरज की किरणें आई, 100 रेज आई, जैसे ही वो इस एटमॉस्फेयर के ऊपर पड़ती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं सारी की सारी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चली जाती हैं। तो धरती के ऊपर सिर्फ केवल लेस देन 50% ही लाइट आ पाती है, क्योंकि सूरज की आधी से ज्यादा किरणें एटमॉस्फेयर की लेयर से टकरा के वापस चली जाती हैं, क्योंकि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है ना वो ग्लास की तरह काम करता है। तो धरती के ऊपर सिर्फ कितनी लाइट आती है, लेस देन 50% आती है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये जो 50% धरती के ऊपर लाइट आई, ये पेड़ क्या करेगा, उस 50 में से भी सिर्फ 2 से 10% लाइट का इस्तेमाल करेगा और पूरी सृष्टि के लिए खाना बना के रखेगा। मतलब शेर के लिए, चीते के लिए, हमारे लिए, गधे के लिए, सूअर के लिए, सब के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना के रखेगा। सिर्फ 2 से 10% लाइट का, कितने का, 50 में से सिर्फ 2 से 10% का इस्तेमाल करेगा। 50 से वापस चली जाती है, पूरी लाइट धरती के ऊपर कभी नहीं आती। समझ में आया कि नहीं आया। अब इतनी क्लियर हो गई। ओके, अब 10% लॉ क्या बोलता है, 10% लॉ ये बोलता है कि अगर मान लो प्लांट ने जो खाना बनाया वो कितना बनाया, 10,000 जूल बनाया, तो अगली ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 1000 जूल जाएगा, उससे अगले में सिर्फ 100 जूल जाएगा, उससे अगले में सिर्फ 10 जूल जाएगा। यही है 10% लॉ। बात क्लियर है कि नहीं है। अब आधी जनता कहेगी भैया 10% निकालना नहीं आ रहा। मेरे प्यारे गधे, देख कैसे निकालते 10%। 10,000 है, कितना निकालना है इसका, 10%, तो मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। देखो 0 से 0 काटा है, 0 से 0 काटा, कितना बच गया, 1000 का 10% निकालना है, तो 1000 × 10 बाई 100। देख बेटा 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, कितना बच गया, 100। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, 10% निकाल सकते हैं। तो 10% में क्या होगा, सिर्फ 10% ही एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, तीसरे ट्रॉपिक लेवल, चौथे ट्रॉपिक लेवल में जाती है। इसी को बोलते हैं 10% लॉ। आई बात समझ में, आसान था कि नहीं था। अब मैंने यहां पे एक चीज लिखी हुई है, पार। ये पार क्या होता है, पार का मतलब है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जो कि धरती के ऊपर आती है और प्लांट यूज करता है। वो कितनी है, 2 से 10%। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन मतलब कि 2 से 10% लाइट ही प्लांट इस्तेमाल करता है, बाकी का इस्तेमाल होता ही नहीं है। समझ में आया, आसान था कि नहीं था। ओके, अब आया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन। देखो भैया ओजोन क्या होती है, पहले इसको समझना, बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दूंगा, और नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछना, मैं भाई दोबारा बताऊंगा, पर है बहुत सिंपल। खोपड़ी, पेन, कॉपी साथ में रख के समझना, कहीं सर के ऊपर से निकल जाए। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये है एटमॉस्फेयर। क्या है ये हमारे पास, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये दिख रही है व्हाइट वाली, ये हमारी गैसियस लेयर है, और इस गैसियस लेयर का नाम है
ओजोन। क्या नाम है? ओजोन। बोले बात क्लियर है? बताऊंगा ओजोन क्या होता है। तो ओजोन नाम की एक लेयर है जो एटमॉस्फेयर में बैठी हुई है। सूरज की किरणें हैं, यहां से आ रही हैं अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशन। कौन सी आ रही है? अल्ट्रा वायलेट बी। ये यूवी रेडिएशन अगर धरती के ऊपर आ गई और इंसान के ऊपर पड़ गई तो इंसान को कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर। आंखें खराब हो जाएंगी, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो भगवान ने क्या करा? भगवान ने सोचा एक काम करते हैं, इस पूरी सृष्टि को बचाने के लिए मैं एक लेयर बना देता हूं ओजोन की, जो क्या करेगा? उस यूवी रेडिएशन को फिल्टर कर देगा और सारी रेडिएशन पहले ही ब्लॉक हो जाएंगी और सिर्फ लाइट जो होगी, प्योर लाइट छन छन के धरती पे आएगी। समझ में आया कि होने क्या वाला है? ओके। अब देखो ओजोन बनती कैसे है। तो भगवान ने कुछ सोचा तो होगा ना ओजोन बनाने के लिए। तो देखो होता क्या है, ऊपर लेयर में ऑक्सीजन नाम की गैस प्रेजेंट है। कौन सी? ऑक्सीजन। दिख रही है? ऑक्सीजन गैस है। अब देखना ध्यान से, जैसे ही इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ी, ये जो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये टूट गया गर्मी से। ऐसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ था, जैसे ही इसके ऊपर गर्मी आई टूट गया। अब देखो टूटने से क्या हुआ? ये जो ऑक्सीजन है जैसे ही टूटी, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गई। बेटा अभी रट लो, ये क्या चीज है, बड़ी क्लास में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करो। और ये ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, और इन ऑक्सीजन को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन गया, इसने ढूंढा कि यार मैं तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हूं, मुझे स्टेबल होना है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन गया और बगल में जो ऑक्सीजन पड़ी हुई थी उसके साथ जुड़ गया और क्या बना दिया? ओजोन। तो इस तरीके से ओजोन का फॉर्मेशन हुआ था। दोबारा बता रहा हूं क्या हुआ। धरती के उस सरफेस में ऑक्सीजन बहुत सारी थी, जैसे ही सनलाइट आई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल गर्म हुआ और टूट गया, एंड जैसे ही टूटा नेसेंट ऑक्सीजन बन गई। अब वो नेसेंट ऑक्सीजन भटक रही है, उसको मिला ऑक्सीजन, कह रहा मैं तेरे साथ जुड़ जाऊं क्या? ऑक्सीजन ने बोला जुड़ जा, जुड़ गया और जुड़ते ही क्या बन गई? ओजोन बन गई। समझ में आया? तो देखो ये ऑक्सीजन टूटी और ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना दिया? ओजोन। और धीरे धीरे ओजोन ऐसे बनने लगी। बैठा दिमाग इतना बढ़िया प्रोसेस है। अब देखो क्या हुआ, अब देखना क्या हुआ। अब आपको सोचना चाहिए, क्या भैया ये जो लाइट रेज हैं ये सूरज की किरणें क्या ओजोन पे नहीं पड़ेंगी? डेफिनेटली पड़ेंगी। और जब ओजोन पे पड़ी तो अब क्या हुआ? ओजोन गर्म हुआ और ओजोन फिर से टूट गया। तो ओजोन जैसे ही टूटा तो क्या बना? ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन। देखो पहले ये जुड़ के ये बन रहा था, अब टूट के वापस ये बन गया। तो कहने का मतलब एक टाइम के पहले, जब कुछ समय पहले था, तो यहां से बनना और यहां से टूटना, बनना टूटना बैलेंस था और ओजोन बरकरार बनी हुई थी। जब तक हम लोगों ने अपनी उसमें उघेड़बुंदी नहीं कर दी, बात समझिए, जब तक हमने उसमें क्या करी, उसमें हरकत चालू नहीं करी। तो हम लोगों ने चुल हो रही थी, चुल, तो जिसको बोलते हैं चुल, तो हम लोगों ने चुल हुई, तो हम लोगों ने क्या करा? एक फ्रिज के अंदर एक गैस का इस्तेमाल कर दिया, CFCS। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जैसे CFCS का इस्तेमाल करा, वो जो पाइप है उसमें रस्ट लगने लगी। अंदर जो पीछे देखा होगा ना, एक सिलेंडर सा होता है, उसमें गैस भरी जाती है, वहां पे रस्ट लग गई। और रस्ट लगने के बाद ना वहां से धीरे धीरे गैस रिसने लग गई। पाइप में रस्ट लगी, वहां से क्या हुआ? जो अंदर हमने गैस डाली थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो निकलने लगी और एटमॉस्फेयर में जमा हो गई। और उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से एक बड़ा खतरनाक केमिकल निकल रहा था जिसका नाम था क्लोरीन, और उसके पास उसका एक इलेक्ट्रॉन था, और इसको बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये बहुत ही बेशरम किस्म का आदमी है, बहुत ही बेशरम। कहता मैं अकेला नहीं रह सकता, आई नीड द पार्टनर। इसका क्या चाहिए? पार्टनर चाहिए। तो अब हुआ क्या? ये क्लोरीन फ्री रेडिकल पहुंच गया कहां पे? पहुंच गया हवा में। और जैसी हवा में पहुंचा, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा था ना, तब जाके ओजोन बन रहा था। कह रहा तुझे ही पकड़ूंगा, आया बेटा तुझे पकड़ूंगा, और इसने इसको पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा, क्या बनना चालू हो गया? ClO बनना चालू हो गया। बात समझ में आई? ये इसको पकड़ता रहा। अब अगर ये पकड़ रहा है तो बेटा ओजोन नहीं बन पा रही है, लेकिन ओजोन टूटती जा रही है, साला बनने नहीं दे रहा है, और तोड़े जा रहा है। और इसी प्रोसेस को लगातार करता रहा, और एक ओजोन लेयर का बड़ा सा छेद दिखाई दिया, क्योंकि यहां पे खत्म हो गई ओजोन। और ये छेद कहां दिखाई दिया? एंटार्क्टिका में। तो याद रखना, एंटार्क्टिका में हमें क्या दिखाई दिया? ये छेद दिखाई दिया, और इसी को बोलते हैं ओजोन होल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे भाई, रट्टा मार के जाना, क्योंकि पेपर में इसमें ढेरों सवाल आए हैं। अब ओजोन
के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ओजोन का जो 3 मॉलिक्यूल है O3 होते हैं, ये क्या करती है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें बचाती है। ये अपर एटमॉस्फेयर में हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये इनके प्रोसेस लिखे हैं। अब ये मच बेटर वे में समझ में आए होंगे आप लोगों को इस वाले में। अब देखो इफेक्ट्स क्या है, अगर ओजोन धरती पे नहीं होती तो क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाता, प्लांट्स और मेरीन ऑर्गेनिज्म जो उसमें होते हैं वो बेचारे उनको दिक्कत हो जाती है, और ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग करा देता है। ठीक है, ये हुआ क्या था, कौन से केमिकल से आया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आया था, जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एयरसोल स्प्रे से निकली थी। ठीक है, यहां से क्या निकलता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल निकलता है, देखो ये लिखा हुआ, जो क्या करता है, इस प्रोसेस को रोक देता है, जिससे ओजोन बन नहीं पाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया, इसको या तो बैन कर दो। हमने एक ना कम्युनिटी बिठाई जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बहुत सारी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने ये शपथ खाई कि भाई हम CFCs का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। और ओजोन को हमने क्या कर दिया, यूज ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट, और हमने ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया ताकि हमारे इसमें डिस्टर्बेंस ना हो। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जिसका नाम है गार्बेज डिस्पोजल। तो देखो गार्बेज डिस्पोजल में बेसिकली क्या करना है, देखो गार्बेज होता क्या है, गार्बेज रेफर टू द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। बेटा इंसान क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वेस्ट जरूर प्रोड्यूस करते हैं, उसी को बोलते हैं गार्बेज। अब यार गार्बेज प्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन उसको मैनेज तो करना है ना यार। एक बात बताओ, मान लो तुमने चिप्स खाए और चिप्स ऐसी कमरे में इधर फेंके उधर फेंके उधर फेंके, पैकेट इधर उधर फेंके जा रहे हो, ऐसे करते हो क्या, पूरे कमरे में क्या होगा, गंदगी मच जाएगी। फिर उसको क्या करते हो, डस्टबिन में डालते हो। बात समझ में आई, तो उसको मैनेज करते हो कि नहीं करते हो। तो हमें क्या करना है, इसी गार्बेज को मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए हमारे पास सबसे पहले समझना पड़ेगा गार्बेज होता कितने टाइप का है। तो गार्बेज बेसिकली हमारे पास 2 टाइप का है। कौन कौन सा, बायोडिग्रेडेबल, दूसरा कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, जिसमें जो हमारा क्या करेगा, नेचर के थ्रू डिग्रेड हो जाएगा। बायो का मतलब नेचर, बायो का मतलब नेचर, और डिग्रेड का मतलब जो डिग्रेड कर दे नेचर को, नेचर को नहीं, जो नेचर जिसको डिग्रेड कर दे उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर अटैक करते हैं और इसमें केमिकल रिलीज करते हैं, और फिर ये ऑटोमेटिक हमारा जमीन में चला जाता है। वेजिटेबल हो गया, पेपर हो गया, ये सारी चीजें हो गई। नॉन बायोडिग्रेडेबल, अगर आपने प्लास्टिक को जमीन में डाल दिया ना, चाहकर भी बैक्टीरिया इसको गला नहीं सकता, कितना भी केमिकल छोड़ दे ये गलता ही नहीं है, बड़ा जिद्दी किस्म का आदमी है, तो इनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इस तरह के वेस्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगानी पड़ेगी ना, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो देखो अब हमारे पास क्या है, मेथड्स हैं गार्बेज डिस्पोजल के। वो कौन कौन से हैं, ध्यान सुनना। पहला लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में क्या करते हैं, हम इस तरीके से एक लैंड ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, उसके ऊपर पूरा गार्बेज हम इस तरीके से डिस्पोज कर देंगे, फिर उसके ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ा देंगे, फिर गार्बेज डालेंगे, फिर मिट्टी लेयर चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हम करते हैं। अगला है इंसिनरेशन। देखो इंसिनरेशन में क्या करना है, जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको हम बहुत ज्यादा तापमान में गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं तो उसको डायरेक्ट वहीं पे जला के खत्म कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं इंसिनरेशन। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल होता है उसमें हमको जमीन में डाल देते हैं और अर्थवर्म को छोड़ देते हैं। अर्थवर्म धीरे धीरे उस वेस्ट को खाते रहते हैं और उसको सॉइल में मिला देते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग एंड कंपोस्टिंग आर नियरली सेम काम इसमें भी करते हैं, बस याद रखना इसमें भी ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। आगे देखो अगला क्या है, अब हमारे पास कुछ ऐसे वेस्ट हैं बेटा जिनको ये सारे प्रोसेस से हम नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमने एक स्पेशल टेक्निक लगाई जिसको बोलते हैं 3R। RRR क्या बोलेंगे, R क्या बोलेंगे, RRR। वहां समझ में, ये मूवी की बात नहीं है। RRR का मतलब क्या है, RR का 3 मतलब है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। देखो रिड्यूस का मतलब क्या है बेटा, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, जो भी हमारे नेचर को हार्मफुल सब्सटेंस है, उनका सबसे पहले क्या कर दो, बनाना कम कर दो, तो उसको हो गया रिड्यूस। फैक्ट्री नहीं बनाना कम कर दिया तो पब्लिक इस्तेमाल कहां से करेगी, रिड्यूस। अगला होता है रीयूज। रीयूज का मतलब क्या है, मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर पूरा टूटा फूटा हो गया, तो मैं इसको क्या करूंगा, कुछ भी तरीके से इसको थोड़ा पॉलिश वॉलिश करूंगा, वापस से इसको रीयूज करना शुरू कर दूंगा, तो इसको बोलते हैं रीयूज। तो उन्हें वापस से इस्तेमाल में लाना है। अगला है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या है, मान लो ये खराब हो गया, तो ऐसा नहीं इसको ऐसे जमीन में फेंक दिया, हम इसको कबाड़ी वाले को देंगे, कबाड़ी वाला इसको जाएगा मार्केट में लेके जाएगा, मार्केट से पहुंचेगा कहाँ पे, फैक्ट्री में, फैक्ट्री इसको वापस से नया करके हमारे पास पहुंचा देगी, इसको बोलते हैं रिसाइकल। तो बेसिकली रिड्यूस में क्या करना है, जो हमारे लिए हार्मफुल है उसका कम कर दो बनाना, रीयूज में करना है चीजों को वापस से इस्तेमाल में लाओ, और रिसाइकल में क्या करना है कि फैक्ट्री भेज दो, फैक्ट्री से वापस से नया होकर हमारे पास आ जाएगा, और इन्हीं को बोलते हैं रिसाइकल। और फाइनली मेरे जनता, यहां पे मेरे प्यारे बेटा बेटे, खत्म हो गया मेरा चैप्टर जिसका नाम है आवर एनवायरमेंट। तो आवर एनवायरमेंट यहां पे पूरा का पूरा हो गया खत्म।
अब भैया टेंशन मत लो, लाइट चैप्टर में डेफिनेटली कराऊंगा, या तो आज शाम को या तो कल मैं लाइट का मिरर वाला पार्ट आपके लिए 110% अपलोड करूंगा। मिरर वाला पार्ट पूरा चैप्टर एक साथ नहीं कराऊंगा क्योंकि तुम्हारा भी दिमाग और मेरा भी दिमाग, दोनों का दिमाग खराब हो जाएगा। तो फिर भी अगर कोई डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि भाई हमें ये चीज समझ में नहीं आई, दोबारा समझा दो। अब मैं मिलूंगा आप सभी से शाम वाले लेक्चर में या फिर कल वाले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चे, सी यू सून, बाय बाय।